Hello students. In previous lecture, I have told about function like macro, object like macro, and there is a difference between function like macro and object like macro, right? So today, first we will do some programs based on function like macro. Okay. So we'll start with first program. Just wait. I'm sharing. So this is my first program using function like macro. So as per the definition of function like macro, this is the name of function like macro, largest, and these are the list of parameters. And this is what? This is the expansion or replacement. So preprocessor will replace largest ABC by this definition in entire program, right? So function and macros are similar to function. Their expansion is generally related to the body of function or whatever condition or logic you have used inside the body of normal function that can be used over here, right? So यहाँ पर ए बी सी में से लार्जेस्ट निकालना है तो हमको पता है दिस इज द यूज ऑफ टर्नरी ऑपरेटर टू फाइंड लार्जेस्ट, राइट? टर्नरी ऑपरेटर से हम लार्जेस्ट फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पर लार्जेस्ट फाइंड कर रहे हैं, तो किसी दो को कंपेयर करें और उनमें से जो बड़ा हो उसको तीसरे से कंपेयर करें. इन दिस वे इट वर्क्स. So here in largest with variable parameters as I, J, K, so the processor will replace this highlighted part largest I, J, K with this commented part, right? So मैंने कमेंट में इसलिए लिखा है कि आपको दिखाने के लिए कि एक्चुअली कंपाइलर को ये लार्जेस्ट आई जे के नहीं दिखेगा, कंपाइलर को दिखेगा ये जो मैंने कमेंट में किया हुआ है. जनरली कमेंट्स तो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, बट ये सिर्फ एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है. कंपाइलर को एक्चुअली में क्या दिख रहा होगा, प्री प्रोसेसर, ये कोड हमने पूरा प्री प्रोसेसर ने एक्सपैंड किया सोर्स कोड को और कंपाइलर को दे दिया. तो कंपाइलर को क्या यहाँ पर लार्जेस्ट आई जे के दिखेगा? नहीं, कंपाइलर को इसकी जगह पर ये चीज दिखेगी जो मैंने यहाँ कमेंट में दिखाया हुआ है. एक्चुअली में ये कमेंट नहीं है, ये सिर्फ इसका रिप्रेजेंटेशन है. सो आई जे के, आई इज ए, जे इज बी, के इज सी. सो आई जे के यहाँ पर कंपेयर हो रहा है. सो आई जे से बड़ा है, उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट पोर्शन और सेकंड पोर्शन. अब इसको कंपाइल करेगा कंपाइलर. सो वो टर्नरी ऑपरेटर को उसकी डेफिनेशन के हिसाब से कंपाइल कर देगा एंड द रिजल्ट विल realized by asking user to enter all the three variables, then compare them accordingly, and this logic is correct. So output will be there. Okay. So in this way, you can find this largest. One more logic I will discuss here that will apply nesting of function like macro for finding largest. So actually largest में हम यहाँ पर भी तो nesting ही तो कर रहे हैं. ये nesting है किसकी है? टर्नरी ऑपरेटर की nesting है. यहाँ पर एक टर्नरी ऑपरेटर के अंदर दूसरा टर्नरी ऑपरेटर लगा हुआ है, तो हमने यहाँ पर 3 बार टर्नरी ऑपरेटर लगा हुआ है, एक बाहर तो 2 बार उसके ऑप्शंस में, है ना? तो अगर हम कोई फंक्शन बनाए इस तरह का जो ए और बी में से लार्जर निकाल लेता हो, राइट, और उसको फिर हम तीसरे के साथ में फिर से एक बार लार्जर निकालने में यूज कर ले, तो नेस्टिंग हो गई. तो देखिए ये रहा प्रोग्राम नेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए. ये जो मैंने कमेंट कर दिया ये तो लाइन आप ऑलरेडी जानते हैं, ये भी हमने देखी. यहाँ पर ये एक मैक्रो बनाया है लार्ज, या इसको बोल सकते हैं लार्जर, राइट? इसको लार्जर बोल दीजिए. दो में से लार्जर निकाल रहा है. तो लार्जेस्ट फाइंड करने के लिए लार्जेस्ट नाम का एक मैक्रो है, लार्जेस्ट एबीसी, और उसके अंदर लार्जर को 2 बार कॉल किया गया. ठीक है, लार्जर को 2 बार कॉल किया गया. यहाँ पर भी कर देते हैं, ये लार्जेस्ट है, राइट? सो लार्जेस्ट एबीसी की डेफिनेशन क्या है, एक्सपेंशन क्या है? उसके अंदर लार्जर को 2 बार कॉल किया गया. एक बार लार्जर ए बी निकाले, ए और बी में से कोई एक लार्ज होगा. हम मान रहे चल रहे हैं कि यहाँ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट, दे आर
लार्जर, राइट, वो अलग अलग है। अगर सेम होंगे तो वो भी फॉल्स पार्ट में जाएगा, फिर उसमें तो हमें डेफिनेशन पता नहीं चलेगी। लॉजिकली सोचिए इसको। सो लार्जर ए बी का मतलब क्या हुआ कि ए और बी में से जो लार्ज होगा वो इसका रिजल्ट होगा, राइट, इस डेफिनेशन के हिसाब से। सो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या करेगा, इस लार्जर ए बी की जगह पर रिप्लेस कर देगा ये वाला ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क ए कोलन बी, ठीक। अब इसको रिप्लेस करके इसकी जगह फिर लार्जर को एक बार फिर से सी के साथ कॉल कर रहे हैं, तो फिर से एक बार टर्नरी ऑपरेटर वही लगेगा और फिर से इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये नेस्टिंग के थ्रू हम दो बार लार्जर के अंदर लार्जर अगर चला दें तो लार्जेस्ट हो जाता है। एक्सक्यूट कर देते हैं इसको। 3 नंबर्स में से लार्जेस्ट निकालना है। सपोज हमने पहला 12 लिया, दूसरा 3 लिया, दूसरा 5 ले लिया। सो 12 इज द मैक्सिमम वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू। फिर से एग्जीक्यूट कर देते हैं इसको। सपोज इस बार हमने 2 लिया, 33 लिया, 4 लिया, तो 33 लार्जेस्ट आ गई, ठीक। फिर से एक बार कर देते हैं इसको। इस बार 2 लिया, 3 लिया, 65 ले लिया, तो 65 लार्जेस्ट आ गया। तो हर केस में ये वर्क कर रहा है और ये करेक्ट है, एंड दिस इज द बेटर लॉजिक आई कैन से than ternary operator. Ternary operator is used even here, and without ternary operator any logic can also be written in function like macro. आप function की body को macro के form में लिख दे सकते हैं, राइट। आप सेमीकोलन सेपरेटेड 2-3 स्टेटमेंट्स होंगे फंक्शन के अंदर, तो उनको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, उसमें कोई एरर नहीं है। अभी आपको दिखाता हूँ अगले एग्जाम्पल में। किसी कुछ डाउट हो तो यहाँ पर तुरंत अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स। अब यहाँ पर स्वैपिंग हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। वी हैव वेरियस लॉजिक्स टू परफॉर्म स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, एडिशन सब्ट्रैक्शन करके, राइट, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके। अगर हमारे पास जीरो नहीं है उन नंबरों में से तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी लगा सकते हैं, और बिटवाइज ऑपरेटर भी लगा सकते हैं। और बिटवाइज ऑपरेटर कौन सा लगाएंगे, एक्सॉर लगाएंगे, और उसमें भी यूजिंग थर्ड वेरिएबल, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई हैव यूज्ड swapping of 2 numbers using bitwise operator, XOR, and without using third variable, right? So this logic represents the same. So wherever in the program swap xy is called, it is replaced by its definition. So these all statements will create definition. तो जहां कहीं भी स्वैप एक्स वाई लिखा होगा वहां पर ये 3 स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। Since these statements are semicolon separated, so for compiler these are independent statements, and last statements has no semicolon, so I'll write semicolon here. और अगर यहाँ पर सेमिकोलन नहीं लगाना है तो यहाँ पर सेमिकोलन लगा दीजिए। मैंने आपको बताया था कि मैक्रो के केस में सेमिकोलन इज नॉट एन एरर, but when it will be replaced and compiler will see that semicolon, and semicolon is not properly used for compiler. If it is in between any expression, in between any formula, then it is an error. But in case of this function like macro, this is not an error, right? So इसको एग्जीक्यूट करके देखें। अब यहाँ एक्सॉर ऑपरेटर लगा हुआ है, तो एक्सॉर ऑपरेटर की फंक्शनिंग कौन बताएगा, एक्सॉर ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, उसका क्या ट्रुथ टेबल होता है। एक्सॉर ऑपरेटर बताइए, किसको याद है। सर 2 नंबर में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, तो वो ट्रू होगा वरना फॉल्स होगा। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि XOR ऑपरेटर करने के लिए हमें x और y को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 23 को बाइनरी में करिए, यहाँ पर 54 को बाइनरी में करिए, एक दूसरे के नीचे लिखते हैं। फिर बिट बाय बिट हम देखते हैं करस्पॉन्डिंग बिट्स, अगर x की और y की दोनों की सेम है, यानी दोनों 0 है या दोनों 1 है, तो रिजल्ट 0 देगा। और अगर करस्पॉन्डिंग बिट्स ऑपोजिट है, x की करस्पॉन्डिंग बिट 0 है, y की 1 है, या x की 1 है, y की 0 है, देन इट विल गिव 1 ट्रू, right? So accordingly it will work, and when you will perform this arithmetic, this expression is 100% correct and you will get correct result.
So this is function like macro for swapping of two numbers using bitwise operator XOR and without using third variable. One more program I'll discuss with you, that is leap year. So here this leap year testing is done by function like macro. So what is the definition of leap year? Any year that is divisible by 4 only, not divisible by 100, is a leap year. So 2004 is a leap year, right? And any year that is divisible by 4 and also divisible by 100, then it must be divisible by 400, then it is a leap year. So in that case, I can say that year 2004 is leap year, right? And 2000 is also leap year, and 1900 is not leap year. So if you don't know complete condition of leap year, then you will say that 1900 is leap year because it is divisible by 4. But it is not divisible by 400, so it is not a leap year, because this 1900 is divisible by 4, it is divisible by 100 also, but not divisible by 400, so it is not leap year. So leap year की definition क्या हुई? ऐसा year जो 4 से और सिर्फ 4 से divisible हो, 100 से नहीं, 400 से नहीं, सिर्फ 4 से, तो leap year है. और अगर वो 4 से और 100 से दोनों से डिविजिबल है तो फिर उसको 400 से डिविजिबल होना पड़ेगा, तब लीप ईयर है. और अगर कोई ईयर 4 से डिविजिबल ही नहीं है, जैसे 1997 इज नॉट लीप ईयर. सब तो हमें और कुछ देखना ही नहीं है. इज नॉट लीप ईयर. और अगर कोई ऐसा ईयर है जो 4 से डिविजिबल है, 100 से भी है, लेकिन 400 से नहीं है, तो वो लीप ईयर नहीं होगा. तो हम कंडीशन कैसे बनाएंगे? कंडीशन हम इस तरह से बना रहे हैं कि 4 से डिविजिबल है और 100 से नहीं है, और मतलब एंड, इंग्लिश में एंड. इफ अ ईयर इज डिविजिबल बाय 4 and not divisible by 100, then it is leap year. Otherwise, an year is divisible by 400 is a leap year, right? See how simple this condition is. Leap year condition, either you are using if else, using conditional statement, or using bitwise operator or anything, you have to apply this kind of logic for leap year testing. Here I am using function like macro, so whenever I will call this function like macro is leap year x, by preprocessor will be replaced by its expansion, and that expansion will be evaluated by compiler. You can see if के अंदर इसको कॉल किया, so if के अंदर ये पूरा एक्सपेंशन आ गया जो मैंने ऊपर डिफाइन करा हुआ था. अब कंपाइलर को ये एक्सपेंशन दिख रहा होगा क्योंकि प्रीप्रोसेसर ने इसको हटा लिया है, मैक्रो को इसकी जगह पर ये डाल दिया है जो उसका एक्सपेंशन है, और अकॉर्डिंगली ये वर्क कर रहा है. एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इसको. So it is asking me to enter a year to test if it is leap year or not. So I have written here 1900, not a leap year. Okay. And again, I am executing it for 2004 leap year. Okay. Again, I am executing it for 2000. Yes, leap year. Correct. And again, I am executing it for 1997. Not a leap year. So this is all about function like macro. Now next thing we have to discuss today is conditional compilation. So conditional compilation is third important use of preprocessor. प्रीप्रोसेसर का तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट यूज है. कंडीशनल कंपाइलेशन हमारा कंपाइलेशन को कंट्रोल करता है, और क्योंकि प्री प्रोसेसर हमारा कंपाइलर से पहले वर्क करता है, सो कंपाइलर हो सकता है कि हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहा हो या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहा हो और ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन यूटिलाइज कर रहा हो. तो हो सकता है हमारे कोड में कुछ पार्ट ऐसा हो जो लाइनेक्स के लिए हमने बनाया, ठीक है, और कुछ पार्ट हमने विंडोज के लिए बनाया. तो अब हम वहाँ पर कंडीशनल कंपाइलेशन अप्लाई कर देते हैं कि जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तब ये पार्ट चलेगा, लाइनेक्स वाले के लिए नहीं चलेगा, राइट.
तो हम दोनों के लिए एक ही प्रोग्राम को मैनेज कर सकते हैं कि कुछ पार्ट ऑफ कोड जहाँ पर कुछ सिस्टम कॉल्स, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड फंक्शनैलिटीज, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ये सब हमें कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम से हैंडल करवाना है। देन हम वहाँ पर क्या करते हैं, कंडीशनल कंपाइलेशन का यूटिलाइजेशन करते हैं। सो ये एडवांस लेवल पर प्रोजेक्ट बेसिस पर यूटिलाइज होगा, यहाँ पर सिंपल प्रोग्रामिंग में इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, बट स्टिल वी कैन सी। तो हमने अभी तक पढ़े हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, अब है कंडीशनल कंपाइलेशन। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या थे? इफ एल्स, इफ एल्स, इफ एल्स, ये कंडीशनल कंपाइलेशन थे। अब यहाँ पर कंडीशनल, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स थे। अब कंडीशनल कंपाइलेशन में क्योंकि हमें प्री प्रोसेसर से कराना है, प्री प्रोसेसर के लिए कोई भी कमांड बनता है तो वो किस सिंबल से स्टार्ट होता है? हैश सिंबल से। तो अब हमारे पास होगा हैश इफ, हैश एल्स, हैश एलिफ, इस तरह के सिंबल्स होंगे, राइट। और ओवरऑल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के पास और भी बहुत सारे टास्क होते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं एक डायरेक्टिव्स की लिस्ट है। हैश डिफाइन हमने यूज कर रखा है, हैश इंक्लूड हमने यूज कर रखा है, हैश एनडेफ भी होता है किसी प्री प्रोसेसर मैक्रो को अनडिफाइन करने के लिए। फिर हम कंडीशन चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमने डिफाइन किया है। हैश इफ डेफ, इट रिटर्न्स ट्रू इफ मैक्रो इज डिफाइंड, एनडेफ में नॉट डिफाइंड, इफ नॉट डिफाइंड। हैश इफ, हैश एल्स, हैश इफ में कंडीशन होगी, हैश एल्स में यहाँ ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं वो डिपेंड करता है, अभी आपको दिखाता हूँ। हैश एल्स उसका अपोजिट पार्ट है हैश इफ का, हैश एलिफ, हैश एल्स एंड हैश इफ इन वन स्टेटमेंट, राइट। उसके ऊपर कंडीशन फॉल्स हुई होगी। और यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन स्टेटमेंट और है, हैश एंड इफ। so every time whenever any if condition or if def condition or if else condition or if elif condition is completed, then since there is no curly brace, there is no curly brace for if body or for else body, so how it will be identified कि अब यहाँ पर hash if खत्म हो गया है, hash else खत्म हो गया है, या hash if else if खत्म हो गया है। तो ये इसके लिए एक hash end if होता है जो कि बताता है कि अब यहाँ पर जो hash if conditional compilation has been ended in this part of program। तो अब सिर्फ conditional compilation के part को देखें। so we have these commands, directives that are used in pair or in triplet। so hash if, hash and if, hash if पेयर के साथ हैश एल्स भी लगाया है तो भी हैश एंड डिफ लगाना पड़ेगा, हैश इफ, हैश एलिफ, हैश एंड डिफ लगाना पड़ेगा, हैश एल्स लास्ट में जरूर होगा इसमें। हैश इफ डेफ, हैश एंड डिफ, हैश इफ डेफ, हैश एल्स, हैश एंड डिफ, हैश इफ डेफ, हैश एलिफ, हैश एंड डिफ, हैश इफ नॉट डिफाइंड, हैश एंड डिफ, हैश इफ नॉट डिफाइंड, हैश एल्स। so these all combinations are possible and you can see that every time every particular construct is ending with end if। okay, so now we'll see few examples। so hash if def is testing whether you have defined a macro or not, hash if and def is testing whether you have not defined a macro or not, right। so there are various things. For example, void main, I have written this example over here, but I'll show you another example in code। so hash if, hash and if, right। so hash if will have some statements, and if for example this is a code in front of you, hash define max 100, right। even if we write here within parenthesis max greater than 10, then also correct, नहीं लिखा है तब भी correct है। तो यहाँ पर max की वैल्यू 100 है, तो हम चेक कर रहे हैं क्या max की वैल्यू 10 से बड़ी है। यस इट इज ट्रू, तो greater than 10 प्रिंट हो जाएगा। अगली कंडीशन भी ट्रू है, greater than 30 भी प्रिंट हो जाएगा। अगली कंडीशन भी ट्रू, so all the conditions are true, so all the printf statement will be printed and each if is independent on of with another if, right। so if and if and if and if, else and if, so others will not be printed because else is in pair with max 99 condition, right। so message print will be shown every time। see another construct here itself। so hash define max 35, hash if max greater than 10, then this hash elif max greater than 30, then this max, right। so what is this is like if else if ladder that we have already learned, right, in C programming with a if else if conditional statement we have already seen that this is if else if ladder। so within the ladder every next condition is evaluated if previous condition is false। every elif else if, actually there was else if, now it is elif
you can see the difference in code also. This is elif, but in previously normal conditional statements it is else if. So if this condition is false, then only this condition will evaluate, right? If this second condition is false, max greater than 30, then only this condition will be evaluated, right? If all the conditions are false, then else will be evaluated. Here one more thing is given, error directive. So this error message will also execute. There is no indentation. This I have shifted towards this can be written in same alignment, right? So end if is written at the end. So what will happen in this code? I have defined max as 35. So this first condition is true because 35 is greater than 10. So first condition is true, greater than 10 will be printed, and that's all. Nothing will happen. Okay. This output is incorrect. I have shown here greater than 10 will be printed. Few more things are written over here like active country ENG. If hash if active country USA, then currency is dollar, ENG, then pound, UAE, then dinar, else invalid, then print currency. So what will happen in this case? In this case, hash if active country is ENG. So pound will be printed and no error message will be shown. Error message will be shown only if you will not define this ENG. Right? Something else is defined in active country. Few more examples I'll show you. Don't worry. I'll again show you in compiler all these things. Other preprocessor command like hash undef. So undef command undefines a macro. So after undef, if you are still using a macro, then error will appear. A constant or symbol is undefined by compiler, right? And hash error, it forces to stop the compiler and display a predefined error message. So error message can also be manipulated accordingly. Then we have few hash pragma. Pragmas are used for special purpose directive and they are compiler dependent. Few compilers will show their result for the same. Generally Turbo C compiler will follow this, but Dev C will not follow this. And these pragmas are used for suppressing different type of warnings, like function should return a value kind of warning. If you have written a function like int main and you have not written return 0, then warning message appears. Even after warning message, program will run successfully. There is no error in program. Program will run successfully, but warning messages are there. And if you want to suppress that warning message should not come, then pragmas are used. So they are not used with Dev C generally. And another thing is we have code unreachable. Suppose in a function you have returned, and after return statement you are writing some other code. Then that code will never execute because return statement will take control out of the function. Right? So in that sense, it will not, right? So code unreachability or return or no return type not given or similar kind of warning messages can be suppressed by using pragma. And one more important thing is pragma can change the sequence of execution of functions in a program. In a program, generally main function evaluates first, right? Main is the starting point of execution. Then other functions are called within main, and as per their calling sequence, they execute. But using this pragma, we can change that sequence. If I have written pragma startup and I have written startup function F1, then in place of main, this F1 will run first. Main will run later on. See this example. In this example, even this will not run in Dev C. Then also I am telling you because this exists in C language and in some compilers it will run.
and this is the way. So void function 1, void function 2, these are two declarations. Then pragma startup is given with function 1, pragma exit is given to function 2. That means program will execute and function 1 will start executing, right? Then main will execute. And since only three functions are there, then last function will be function 2. So according to this program, you can see output is inside fun1, inside main, inside fun2. So if I have successfully executed this program, then main will not be the start point of execution. Starting point of execution. Starting point of execution is fun1. That has been changed due to this pragma directive. So this is special kind of directive, pragma, hash pragma. Another example is this I have told you. These are the warning messages suppressed by pragma. So minus RVI will suppress return value related warning message. Minus PAR, minus or hyphen you can say. Minus PAR means inside a function you have passed a parameter, but within the body of function, parameter is not used. Then this warning message will come, and by this minus PAR, this warning message will be suppressed. Then another is minus RCH. Minus RCH is unreachable code, right? Return statement is written, and after return something is written. So it is unreachable code. So you can see this over here in function f1 int a5, right? Void f2, x is passed as a parameter, but inside function x is not being used. So a warning may appear, parameter not used, right? Then third function int f3 int x is equal to 6, return x. Then after return x plus plus is written. So this is code unreachability warning, right? So f3 in f3 code unreachable can appear because return के बाद x plus plus दिखाया. f2 के अंदर x एज ए पैरामीटर पास किया, बट बॉडी में पैरामीटर को कहीं यूटिलाइज नहीं किया f2 की बॉडी में. तो यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर ये पैरामीटर नॉट यूज्ड आ गया. और पहला वाला जो f1 था उसके अंदर देखिए ये रिटर्न टाइप इंटीजर है, लेकिन इसमें रिटर्न 0 नहीं लिखा हुआ है. तो यहाँ पर एक वार्निंग मैसेज आ सकता है, फंक्शन f1 शुड रिटर्न अ वैल्यू, वो भी सप्रेस हो जाएगा. तो इसमें मेन के अंदर वॉइड मेन है, तो ये तो रिटर्न कुछ मांगेगा नहीं. f1 रिटर्न से रिलेटेड वार्निंग सप्रेस कर रहे हैं f1 के अंदर, f1 की कॉलिंग से. f2 के कॉलिंग से पैरामीटर नॉट यूज्ड वाली वार्निंग सप्रेस कर रहे हैं, और f3 से कोड अनरीचेबिलिटी वाली वार्निंग सप्रेस कर रहे हैं. So these are the different kind of warnings that are being suppressed using these pragma warn minus RVI, pragma warn minus PR, pragma warn minus RCH. Then we have few predefined macros. These are few predefined macros, underscore underscore date underscore underscore. Predefined macros means some macros are already defined in compiler, and their definition will be shown to us whenever we will print them, right? So what kind of definition will be printed when I'll call this date macro? Then date of my system will be printed in this format, mmddyy, and this is a string value. File, if I'll write then name of the program along with entire path, I'll show you just, will be printed. Then line, a particular line number will be printed, at which this line directive is called. Time, time of my system will be printed as a string. stdc will print 1 if my compiler on which this program or this macro has been called is standard 1. If it is not ANSI standard, then it will give 0, right? So these are all about this. And even hash line can change line also, right? So here you can see that hash line 100 I have written. So within this, if I write this printf line, then what will be printed? This line is line number 100. So this main line will be 101, right? Okay, this is actually line number 100. Then this is line number 101 below this, and this printf will be 102. I'll show you. Okay, come to the compiler and see few macro based programs again.
So first of all, I should show you anything that is related to conditional compilation. Suppose I have written here hash define message you wish 123. So first of all, I'll not make it comment. I have written here hash define message and all these things. Right. And here I have written this thing hash define. If message is not defined, then this printf will be printed. Otherwise, this printf will be printed. And after this is printed. So what will be printed in this case? This will be printed and this will be printed. Okay. So else will run here because not defined is false because I have defined. So something is wrong. We'll see this hash defined message this. So I'm asking here if not defined, but it is defined, right? And here out of if message. So everywhere, wherever message will be there, it should be this. Right? Now it is correctly giving me output. I'm showing you. So now hash if not defined message, but message was defined. So not defined is failed. So else will run. Here message was defined, right? Hash end if it will end entire if hash conditional compilation block, completion compilation block is ended at this end if, and printf is out of this block, right? So message is there, message is printed, okay. Or if I do the reverse thing, that is hash if def message, then what will be printed? Then message is not defined will be printed because it is written in printf statement. Then else will not be written, and out of this it will be printed. So this is simple if def else based example. Okay. So what will be shown in this program? Place code for Linux OS. Hash elif defined Linux. So it can be checked by this defined directive also. Next, conditional compilation based logic I want to show you. Yes. So what will be output of this code? Anybody can tell me? Here max is 30. In any condition, max 30 is being captured. In first condition, max less than 30, so not captured. Here greater than 30, again not captured. Greater than 99, failed. So others will be printed here, right? Others will be printed here, okay? And along with others, suppose I have written this thing also, hash error.
then this error message will be also shown. You can see here. And when error message will be shown, then others will not run. The error message is actually created by programmer. Some predefined macros that I have told you. So okay, let's see output for the same. So this is the output of this code. First output date, this is underscore underscore date underscore underscore. So July 15, 2021. This is from my system. It is picking from my system and showing you. And time 10:37:51, right? Line number, so line number is 9. Program line number is 9, at which you are doing this printf. The macro is called at line number 9, so 9 is printed. Then file is the name of entire program along with the path. Right? STDC is giving me 1 because ANSYS is standard over here. Okay. Sir, please explain the previous program, the max one. I'll explain that previous program again with one more example. See this example. In this example, I have written max as value 3, right? So this 3 is actually failing at which first part, 3 greater than 10 failed, 3 greater than 30 failed, 3 greater than 99 failed. So hash else will run, okay, and hash error will also run. Then others is written after hash error, then endless, right? So what will be printed here? Error message will be printed here. You can see only error message printed, and whenever in compiler any error message is there, nothing else will be printed. Only error message will be there, because first we have to debug the program, remove that error message, then only any output will be shown. So here suppose I have written, now if I make this error message as comment, then what will be printed? Then others will be printed, right? Then others will be printed. You can see. Now there is no error message. So others is printing because max value is 3 and 3 is not captured in any case. Right? But suppose I have written here 36. Right? Then what will be output? It is first condition is true, greater than 10 is true. So that will be only output, because if one condition is failed, then only next condition will be, it's in else if ladder. Right? Since here first condition is true, because 36 is greater than 10, so greater than 10 will be printed and rest of the things will not be printed. I think your doubt is clear now, or I should go to that program only. Sir, clear. This is all about conditional compilation. This is not so difficult for your purpose. It is again not so difficult. One more very difficult program I have written here for CS students only. Try to understand this, and definitely you can understand. So here define size of data. Hash defines size of data. So size of is a macro. Size of operator is already there to find size of char, size of int, right? Here size underscore of is the name of macro, and whatever data you will pass, that will be evaluated within this expansion. Can you see this? Char pointer is the typecasted value,
and here ampersand data plus 1 minus char pointer ampersand data. So whatever data you will pass over here, right, its address will be computed, plus 1 will be done, right? Then normal address is computed over here, and whatever you have calculated over here, suppose your data is integer type, and integer takes 4 bytes. So address of integer plus 1 will be what? Next integer, that means 8. So that 8 will be converted to character pointer again, right? Typecasted character pointer, and here also 4 is typecasted character pointer. So that is actually an address, and address is typecasted to character pointer so that it can be successfully printed, because character pointer is the basic one. If I'll convert it into integer pointer, then I'll not get correct answer. So this will give me a correct result for each data type. You can see here. Note it down and try to understand it later on, because this is not part of your syllabus. This is something a little bit advanced, but I have shown you since we are CS students.